नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारी कक्षा 7वीं का जो चैप्टर है 4 नंबर, इसका नाम है मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी। इसके बारे में जो प्रश्नोत्तरी है उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे, जिसमें से हमारा जो पहला सवाल है वो इस प्रकार है। राजपूतों के साथ मुग़लों के शादियों के कुछ उदाहरण दें। तो उत्तर हैं, जहांगीर की माँ और अकबर की पत्नी कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर की राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ और जहांगीर की पत्नी एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर की राजपूत शासक की पुत्री थी। दूसरा सवाल, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के मनसबदारों की संख्या की तुलना करें। इसका उत्तर 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जाते की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। प्रश्न तीसरा, अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में व्याख्या करें। प्यारे विद्यार्थियों, आप जो पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। इसका उत्तर है, अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसको शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पुरजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरों और राजस्व का सांख्यिकी विवरण है। अब जो प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, पहला जो सवाल है, सही जोड़े बनाएं। तो पहला जो मनसब है उसका जो सामने वाला मिलान है वो है पद, और जो मंगोल है उसका है उज़्बेक, और तीसरा जो सिसोदिया राजपूत है इसका है मेवाड़। चौथा जो है राठौड़ राजपूत, इसका है क्या, मारवाड़। अब जो नूरजा है इसका है सामने वाला पद, और सूबेदार का पद है, नूरजा का जहांगीर है। ठीक है ना। अब रेगिस्तानों को भरे। तो इसमें से प्यारे विद्यार्थियों, रेगिस्तान इस प्रकार हैं कि अकबर के सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम की राज्य की राजधानी क्या थी, काबुल। अब दूसरा जो ख है, दक्कन की 5 सल्तनत बराबर खानदेश, अहमदनगर और कौन सा, बीजापुर और गोलकुंडा थी। तीसरा, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन को घोतक था तो सवार सैन्य उत्तराधिकारी उसके दिखाता था। ठीक है। चौथा है, अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी सुलह एक कुल के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों को से बने समाज पर राजी कर सका। अब जो इसके उत्तर हैं, पहले का काबुल है, मैंने बता दिया आपको। दूसरे का जो खालिस्तान है वो बीजापुर और गोलकुंडा है। तीसरा जो ग है वो सैन्य उत्तरदायित्व है। चौथा है जो घ वो है सुलह एक कुल। अब जो प्रश्न नंबर 3 है, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे। तो इसमें केंद्रीय प्रांत 2 थे, पहला था दिल्ली, दूसरा था आगरा। अब जो चौथा प्रश्न है वो है मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था। तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन एकताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अब जो 5वां क्वेश्चन है उसका उत्तर प्रश्न ये है विद्यार्थियों,
मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो इसका उत्तर इस प्रकार है। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी जमींदारों को अपना राजस्व देते थे। एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजानों में जमा कराते थे। अब जो छठा क्वेश्चन है, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? तो उत्तर है पहला, धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन और असामंजस्य के लिए उत्तरदायी होती है। दूसरा पॉइंट, ये अनुभव अकबर को सुलह एक कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। तीसरा पॉइंट, इन चर्चाओं ने उसे प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया। सातवां क्वेश्चन, मुगलों से ने युद्ध खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? तो उत्तर है, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था बच्चों क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार संबंधी थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1358 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद आठवां जो है क्वेश्चन, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? तो इसका उत्तर विद्यार्थियों, जो पहला पॉइंट है, भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। दूसरा पॉइंट, समस्त प्रशासनिक कार्य इस आय द्वारा पूरे किए जाते थे। तीसरा जो पॉइंट है वह राज दरबार के कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य खर्चे की पूर्ति राजस्व पर ही निर्भर था। अब जो नौवां क्वेश्चन है, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार है। मुगलों के साम्राज्य में जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में ज़्यादातर सरकार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। इससे मुगलों को भारत में अपने शासन का विस्तार करने में एवं उसे स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिली। अब जो 10वां क्वेश्चन है बच्चों, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से जुड़ा हुआ है। क्या ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? इसका उत्तर, मुगल साम्राज्य के समाज में कई धर्म और जाति के लोग रहते थे। यही स्थिति वर्तमान भारत में भी बनी हुई है। फिर भी भारत में विविधता में एकता कायम है। भारत में विविध प्रकार की सांस्कृतिक जैसे संगीत, नृत्य, भाषा, पर्व, त्योहार, साहित्य, खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि में कई तरह की विविधता देखने को मिलती हैं। इसी तरह भारतीय समाज में अनेकों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि अनेक जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया आदि के लोग रहते हैं। ऐसी भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में किसी तरह की चुनौती नहीं है। अब जो 11वां क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? इसका उत्तर है बच्चों, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। वर्तमान अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है, लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान धीरे धीरे घटता जा रहा है और दूसरे क्षेत्र जैसे उद्योग, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, यातायात, व्यापार, पर्यटक एवं अन्य सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में
अमीर और गरीब के बीच का अंतर मुगल साम्राज्य की तुलना में अधिक बड़ा है। मुगल काल में 5.6% व्यक्ति कुल संसाधनों की मात्र 61.5% का उपभोग करते थे, जबकि आज लगभग 5% व्यक्ति देश के लगभग 90% संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा इतने तक ही हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।